खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने यूपी में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। आरएसएस ने यूपी में अपनी जड़ें और मजबूत करने के लिए सर्वधर्म समभाव की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए एक विशेष एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें गैर हिंदुओं पर अब फोकस हो रहा है। साथ ही मोदी योगी की नीति वाली रणनीति भी तैयार हो रही है, जिससे कि विपक्ष को घेरा जा सके। दरअसल आरएसएस की नजर मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म पर भी है। यूपी में सभी धर्मों को जोड़ने की रणनीति पर संघ काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं को भी जोड़ने का प्लान तैयार किया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के 15,000 नए गांवों का चयन किया गया है। चुनाव के लिहाज से 3 लाख नए कार्यकर्ताओं की टीम तैयार होगी। वहीं शिक्षित स्वयं सेवकों की भी टीम खड़ी की जाएगी, जो ट्रेनिंग के लिए गांव-गांव जाएंगे। यानी आरएसएस ने बीजेपी के साथ वो खास चुनावी प्लान तैयार किया जो विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस विपक्ष के खिलाफ चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर रही है। इस बार 80-20 नहीं बल्कि 100% वोट वाला प्लान तैयार किया जा रहा है और नजर उन वर्गों पर भी जिससे हिंदू मुस्लिम के अलावा अन्य धर्मों में भी पकड़ बनाई जा सके। दरअसल आरएसएस का गैर हिंदुओं के प्रति भी भरोसा जागा है। स्वयं सेवक अब मस्जिदों के मौलवियों से संवाद करेंगे। इसके साथ ही ईसाई और सिख समुदाय के लोगों को भी संघ अपने साथ जोड़ेगा। गुरुद्वारा और चर्च के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। यूपी दौरे पर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अवध प्रांत की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन में सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने पर जोर दिया। मोहन भागवत ने इस बात पर फोकस रखा कि अब गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिदों के प्रमुखों से मुलाकात की जाएगी और उनको समाज सेवा से जोड़ने का मंत्र दिया जाएगा। सर्व समाज को जोड़ने की रणनीति पर संघ काम कर रहा है और ये संघ ने एक नया फार्मूला निकाला है। अब इसी रणनीति से संघ आगे बढ़ेगा। यही वो वजह है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अवध प्रांत की जो कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें सीधे तौर पर निर्देश दिए कि बौद्ध, सिख, मुस्लिम समेत अलग अलग जो समाज के लोग हैं, खासकर जो ईसाई समाज के लोग हैं, इनको भी आरएसएस से जोड़ा जाए और आरएसएस का विस्तार, जो उसकी शाखाएं हैं, वो गांव-गांव तक उनका विस्तार होना चाहिए। और संगठन विस्तार पर भी मोहन भागवत ने जोर दिया। संघ का लक्ष्य आगामी लोकसभा चुनाव से पहले गैर हिंदुओं तक हर हाल में पहुंच बनाने की है। मोहन भागवत समाज के विभिन्न वर्गों में आरएसएस की स्वीकार्यता को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। आरएसएस का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच पहले से मुसलमानों के बीच काम कर रहा है। दलित समाज तक पहुंचने के लिए भी संघ ने अलग अलग टोलियां बनाई हैं। ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों से मुलाकात कर भरोसा जीतने की कोशिश करते हुए मैदान में नजर आएंगे। नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर भी संघ का फोकस है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने बयान दिया है और अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि वो मुसलमानों से संवाद कायम करें और बातचीत करें, उनसे राब्ता और ज़ाब्ता मजबूत बनाएं। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। देश में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, तो इस तादाद से बैर रख करके या नफरत फैला करके देश को तरक्की पे नहीं लाया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि हुकूमत और आरएसएस के दरमियान मुसलमानों के साथ डायलॉग का सिलसिला शुरू किया जाए और बातचीत की जाए। लोकसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का यूपी प्रवास काफी अहम माना जा रहा है और ये तब और खास हो जाता है जब तमाम धर्मों के साथ संवाद स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया हो, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का मकसद उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने की है, जिसके लिए अब 80-20 के फॉर्मूले से इतर सबका साथ सबके विकास का मंत्र दिया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट।
आगे बढ़ते हैं। दानिश अली और रमेश बिधूड़ी के विवाद में कांग्रेस पार्टी की एंट्री हो गई है। एक तरफ बिधूड़ी का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ दानिश अली की विवादित कुंडली खंगाली जा रही है और सदन में छिड़े संग्राम को नया रंग दिया जा रहा है। जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने की तो पलटवार बीजेपी की ओर से जारी है। दानिश अली पर विवादित टिप्पणी को भुनाते हुए कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी असल मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकती। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया और कांग्रेस विवाद को हिंदू मुसलमान का रंग दे रही है, यह आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिधूड़ी जैसे लोग जानबूझकर बयानबाजी करते हैं तो पलटवार में रवि किशन ने भी अपनी बात को रखा है। रवि किशन ने कहा दानिश अली भी दूध के धुले नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा इस विवाद के पीछे जनगणना से ध्यान हटाना बीजेपी का मकसद है। तो पलटवार में रवि किशन ने कहा कि दानिश अली संसद में प्रोवोक करते हैं, जब राहुल गांधी ने कहा कि रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो रवि किशन ने क्या कहा? उन्होंने कहा दानिश अली के खिलाफ भी जांच हो। तो आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि कैसे दानिश वर्सेस बिधूड़ी में विपक्ष अपना सियासी फायदा ढूंढ रहा है। दानिश अली जिन्हें भारत माता की जयकारे से आपत्ति है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, एक माता, भारत माता की जय करने में क्यों परेशान हो? भारत माता की जय जिन्हें भारत माता की जय बोलने से परहेज है। उसी दानिश अली पर जब बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने विवादित शब्दवाण छोड़े तो संग्राम छिड़ गया और फिर सदन का विवाद सड़कों पर दिखने लगा, क्योंकि दानिश अली को इस बार निशाने पर रवि किशन ने ले लिया है और उन्होंने दानिश अली को सीरियल ऑफेंडर घोषित किया है। खुद दानिश अली के कमेंट का भोगी हूं। उन्होंने अभद्र भाषा मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर की थी। उन्होंने 2 बार मुझ पर यह अटेम्प्ट किया था। जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था पार्लियामेंट में, दानिश अली हमेशा प्रोवोक करते हैं हर सांसद को, हमेशा कुछ न कुछ उनके वाहियात से बहुत अभद्र भाषा में, जो कि सदन की गरिमा को गिराने वाले शब्द होते हैं, वो प्रोवोक करते हैं बहुत तीखे शब्दों के साथ, बहुत अभद्र भाषा में, बहुत ही गलत भाषा में, बहुत गंदी भाषा में। वो भी चेक करना चाहिए। रमेश बिधूड़ी और बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली का मामला जैसे ही तूल पकड़ने लगा, कुछ बीजेपी सांसद ने कुंवर दानिश अली के व्यवहार की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से की है। यहाँ तक कि रवि किशन ने पत्र में लिखा है, अतीत में सदन में 2 बार दानिश अली ने मेरे खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया था। जब जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पेश कर रहा था तब दानिश अली ने मुझे रोकने की कोशिश की थी। लोकसभा अध्यक्ष इसकी जाँच करवाई। हालांकि दानिश अली इसे खुद के खिलाफ एजेंडा बता रहे हैं और बीजेपी नेताओं पर निशाना भी साध रहे हैं। खाली एक समुदाय को ही नहीं टारगेट किया है, हमारे देश के लोकतंत्र को टारगेट किया। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, मैं तो आदरणीय स्पीकर महोदय से गुजारिश करूंगा कि जो निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है मेरे ऊपर, वो उसको प्रमाणित करें। अदरवाइज ये और एक और प्रिविलेज का मामला बनता है। दरअसल जिस तरह सदन में रमेश बिधूड़ी और दानिश अली आमने सामने आ गए और फिर विपक्ष ने इसे हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया, इससे तो साफ है कि विपक्षी दल बीजेपी को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है और यही वजह है कि राहुल गांधी खुद इस विवाद में सियासी फायदा ढूंढ रहे हैं। This is all the BJP trying to distract from the idea of the caste census. They know that the caste census is a fundamental thing that the people of India want and they don't want to have that discussion. जस्टिफाई करने की हिमाकत कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, टोका टाकी आपस में एक दूसरे से कहा सुनी होना, विवाद होना, ये सामान्य प्रक्रिया है संसदीय कार्यवाही की और नियमावली की। लेकिन किसी को ये इजाजत नहीं है कि इतनी अशोभनीय, असंसदीय, जातिगत, धर्म को उकसाने वाला हेट स्पीच में कहूंगा सदन के अंदर। यानी कांग्रेस अब उस सांसद के समर्थन में है जो भारत माता की जय तक बोलने से गुरेज करते हैं, जिन पर कई बार निजी टिप्पणी करने का आरोप है, जो कई दफा सदन में बीजेपी सांसदों को उकसा चुका है, जिन्होंने रवि किशन जैसे सांसद पर विवादित टिप्पणी की थी। उन पर जब विवादित हमला हुआ तो सब साथ आ गए।
इसका मतलब ये है कि दानिश अली के बहाने इंडी गठबंधन मायावती को संदेश देने की कोशिश में है, ताकि बीएसपी को साथ लाकर 24 की राह आसान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर आगरा से, जहां पर आज बहुत हलचल रही। दरअसल यहां पर सत्संगी और प्रशासन के बीच जगह के विवाद को लेकर मामला गर्मा गया। आरोप है कि सत्संगियों ने न्यू आगरा के दयालबाग में प्रशासन की करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया है और अवैध निर्माण भी उस पर किया हुआ था। इसके बाद बीते शनिवार को प्रशासन और हजारों की संख्या में पुलिस के जवान वहां पर पहुंचे थे और वहां पर बुलडोजर भी गरजा था। इतना ही नहीं, अवैध कब्जे पर सत्संगियों के द्वारा दरवाजा लगाया गया था। तो प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से दरवाजा को तोड़ दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही दरवाजा फिर खड़ा कर दिया गया। पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। ये देख सत्संगी भड़क उठे। उन्होंने पुलिस प्रशासन और पत्रकारों पर पथराव किया। हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि हम अपनी आत्मरक्षा में विभाग के द्वारा यहाँ पर चक रोड पर बना अवैध निर्माण हटाने के लिए फोर्स की मांग की गई थी और उसी क्रम में यहाँ पर रेवेन्यू विभाग की कार्रवाई में बाधा डालते हुए कुछ लोगों ने इस तरह का बदलाव का कार्य किया। अरे आईडी कागज बढ़ा रहे हो यार, नीचे करो थोड़ी। अरे तो आगे से ऊपर कोशिश की गई तो इन्होंने बातचीत करने के लिए मना कर दिया। और इस वक्त बातचीत करने के लिए आगरा के डीसीपी सिटी सूरज राय न्यूज़ 18 पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। सूरज जी, स्वागत है आपका। फिलहाल क्या स्थिति है, क्यों यह मामला इतना बढ़ गया और जिस तरीके से 2 दिन से लगातार हंगामा जारी था, आज नौबत ऐसी क्यों आ गई कि पथराव तक लोगों को करना पड़ा? देखिए, अभी की जो स्थिति है अभी पूरे कंट्रोल में है और कोई ऐसी समस्या यहाँ पर नहीं है। जो पूरा मामला है वो ये है कि रेवेन्यू विभाग के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा सरकारी चक्रोड पे कब्जे की सूचना थी और उस कब्जे को हटाने के लिए, गेट जो लगाया गया था उसको हटाने के लिए पुलिस बल की मांग की गई थी और उसी कार्रवाई में हम लोग इस गेट पर पहुंचे थे। कल भी ये कार्रवाई हुई थी, कई जगह से अतिक्रमण हटाए गए थे। आज भी रेवेन्यू विभाग के रिक्वेस्ट पे हम लोग पहुंचे तो यहाँ महिलाएं और छोटे बच्चे बहुत भारी संख्या में थे और इनके पास धारदार हथियार भी थे और इनसे बात करने की कोशिश की गई तो कोई बात करने के लिए सामने नहीं आया और इनको जब ये अग्रेसिव हुए तो बहुत हल्का बल प्रयोग करके इनको डिस्पर्स भी किया गया जी। और फिर शाम होने की वजह से ये डिसीजन लिया गया कि इनमें से कुछ लोग वो रेवेन्यू विभाग से फिर बात करें, एक बार फिर इनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, अपनी बात कहने का मौका दिया जाए और फिर जो भी डिसीजन होगा रेवेन्यू अथॉरिटीज का उसको हम लोग इन्फोर्स कराएंगे। सूरज जी, इन लोगों की क्या डिमांड है? जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ये जमीन है, इन्होंने कब्जा किया हुआ है, तो इसके बदले क्या ये कुछ मांग रहे हैं या फिर जमीन नहीं छोड़ना चाहते? देखिए, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं ऐसा रेवेन्यू विभाग का कहना है और ऑलरेडी इनको नोटिस पास्ट में इशू किया गया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, उससे इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया ऐसा ये कह रहे हैं और उसी क्रम में एक आदेश जारी हुआ है जिसमें जिस आदेश को इन्फोर्स कराने के लिए आज हम लोग गए थे वहां पर ग्राउंड पर। जी, धन्यवाद सूरज जी इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो मामला फिलहाल काबू में है, लेकिन अभी भी बातचीत हो ये कोशिश प्रशासन की ओर से हो रही है कि बातचीत के जरिए मसले को सुलझाया जाए। रेवेन्यू विभाग की ये जमीन पर है जिस पर सत्संगियों ने कब्जा कर लिया है, ये उन पर आरोप है। आगे बढ़ते हैं। 24 के चुनावी संग्राम में समाजवादी पार्टी बीजेपी के चक्रव्यूह में गिरती नजर आ रही है क्योंकि इंडी गठबंधन में पेज सीट बंटवारे पर फंसने लगा है और इसी को लेकर बीजेपी मुद्दा बना रही है। हालांकि बीजेपी की रणनीति समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी की भी है। तो वहीं आजमगढ़ और रामपुर के लिए भी खास प्लान तैयार किया गया है। साथ ही मैनपुरी में कमल खिलाने पर भी बीजेपी तैयारी कर रही है और पूर्वांचल में सहयोगियों के साथ क्लीन स्वीप लगातार मंथन हो रहा है इस मुद्दे को लेकर। इतना ही नहीं, यूपी में हारी हुई 14 सीटों पर भी बीजेपी की नजर है और इन सीटों को जीतने के लिए अब जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है, यानी कि समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए हर एंगल से रणनीति तैयार की जा रही है। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में किस्मत आजमा रहे अखिलेश यादव के सामने सीट बंटवारे की चुनौती है।
गठबंधन साथी कांग्रेस और आरएलडी से तालमेल बिठाने की कोशिश में है और 80 सीटों पर बीजेपी को चुनौती देने की चुनौती है, जिसकी तैयारी हो रही है। लेकिन अब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाया है और यही वजह है कि बीजेपी नेता बार बार अखिलेश को सीट की याद दिला रहे हैं और निशाना साध रहे हैं। अखिलेश टिकट मांगने वालों में रहेंगे या बांटने वालों में? अब ये उनका विषय है। अखिलेश जी टिकट मांगने वालों में रहेंगे या बांटने वालों में रहेंगे, ये तो गठबंधन को उनके तय करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम लोग अपनी सरकार के काम, अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार जनता के बीच में है और मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में भाजपा सब सीटें जीतेगी, इस संकल्प के साथ उतरेगी। दरअसल बीजेपी अपनी रणनीति के साथ जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है और विकास के साथ ही लाभकारी योजनाओं को मुद्दा बना रही है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष की प्लानिंग अब तक साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि बात जातीय जनगणना की हो रही है और इसी के इर्द गिर्द रणनीति भी तैयार की जा रही है। दरअसल अखिलेश यादव बीजेपी के चुनावी चक्रव्यूह में घिर चुके हैं। अखिलेश के पास चुनावी मुद्दा नहीं है, जातीय जनगणना पर सिर्फ फोकस रहा है। सीट बंटवारे पर कांग्रेस से मनमुटाव जैसी स्थिति है। जयंत चौधरी पूरी तरह से साथ देंगे या नहीं, इस पर भी सस्पेंस है। दरअसल ऐसे कई सवाल हैं, जिसका जवाब देना अखिलेश के लिए कठिन साबित होने वाला है, क्योंकि भले ही वो घोसी उपचुनाव में जीत दर्ज किए हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके सामने कांग्रेस से तालमेल बिठाना और हर सीट पर मायावती से मुकाबला करना टफ माना जा रहा है। और इसी का जिक्र एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर ने भी कर दिया है। देखिए, सच तो यह है कि पिछड़ों का हक लूटने वाले अखिलेश 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों को लागू है, उसका लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट के दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। बड़ी बोलते हैं, विरासत में पाए हैं। उन्हीं के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है कि देश में पहला मैं नेता हूं जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, और जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारा नहीं हुआ, अपने चाचा शिवपाल को मंत्री पद से हटा दिया, उसका नहीं हुआ, तो देश में किसी का नहीं हो सकता है। ये माननीय मुलायम सिंह ने कहा। यानी उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो बीजेपी ही नहीं किसी भी पार्टी के लिए अहम साबित हुआ है। जिस पार्टी ने यूपी को अच्छे से यूटिलाइज किया, वही देश की सत्ता के शिखर पर काबिज रहा। बीजेपी की सफलता के पीछे भी यूपी का अहम योगदान है और 24 के चुनाव में भी बीजेपी ने कुछ ऐसा ही लक्ष्य रखा है। फॉर्मूला नंबर 1, हारी हुई सीटों पर फोकस। फॉर्मूला नंबर 2, मुस्लिम मतदाताओं में पकड़। फॉर्मूला नंबर 3, हर वर्ग को साधने का प्लान। मतलब ये कि बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है, उसमें विपक्ष का फंसना तय है, क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य है जहां से बीजेपी को हमेशा समय समय पर ऊर्जा मिलती रही है और इसका लाभ बीजेपी को मिला है। और इसी लिहाज से एक बार फिर इंडी गठबंधन के खिलाफ बीजेपी प्लान तैयार कर रही है और निशाने पर अखिलेश यादव हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा को लेकर यूपी की सियासत में अब तक चला रहा मिथक खंड खंड हो गया है। मिथक ये था कि जो भी नेता बतौर सीएम नोएडा आता है, उसे दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलती। लेकिन इस मिथक की परवाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कभी नहीं की और मुख्यमंत्री रहते हुए वो यहां करीब 15 से ज्यादा बार आए हैं। और योगी की सक्रियता से बीजेपी को फायदा भी हुआ है। दरअसल सीएम योगी की नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक सक्रियता इन दिनों बढ़ी है और बार बार नोएडा दौरे से चुनाव में बीजेपी को फायदा भी हुआ। इतना ही नहीं, सीएम की समीक्षा से अधिकारी हावी नहीं हो पाए। जैसे पूर्व की सरकारों में नोएडा अथॉरिटी में घोटाले हुआ करते थे, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की मुस्तैदी से घोटालों पर भी रोक लगी है और अच्छे अधिकारियों की तैनाती सीएम स्तर से हुई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट सिस्टम भी लागू किया गया। यहां तक कि अधिकारियों पर भी कामकाज में किसी नेता का दबाव नहीं रहा और इस वजह से विकास से जुड़े काम और फैसले तुरंत लिए गए। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। प्रदेश की आर्थिक राजधानी नोएडा में एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ। मौका था मोटोजीपी का फाइनल रेस। सीएम योगी इस दौरान ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में हो रही
मोटोजीपी रेस देखने पहुंचे, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने मोटोजीपी के सीईओ से मुलाकात भी की और ग्राउंड में मौजूद दर्शकों का अभिवादन भी किया। सीएम योगी ने फाइनल के विजेताओं को ट्रॉफी भी दी। मोटोजीपी के फाइनल रेस को सीएम योगी ने फ्लैग ऑफ किया था। वहीं मोटोजीपी 3 को क्रिकेटर शिखर धवन ने हरी झंडी दिखाई, तो मोटोजीपी 2 रेस को बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम ने फ्लैग ऑफ किया। ग्रेटर नोएडा दौरे के दौरान सीएम योगी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में इन्वेस्ट यूपी के तहत हुई बैठक में भी शामिल हुए। सीएम योगी ने 300 कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। निवेशकों के साथ काफी लंबे समय तक कई मुद्दों पर चर्चा चली। सीएम योगी ने उद्यमियों को आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी समस्या उनके सामने आएगी, उनका प्राथमिकता से निस्तारण किया जाएगा। यूपी में 36 लाख करोड़ का प्रस्ताव है, आप निवेश करें, हम सुरक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज के दिन पर देश की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था में से एक है और इसलिए मैं जितने भी यहां पर इस फील्ड में निवेश करने के उत्सुक जितने भी स्टेक होल्डर्स आए हैं, जितने भी इस फील्ड के ऑर्गेनाइजर हैं, अन्य महानुभाव हैं, मैं उन सबको आमंत्रित करूंगा कि उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं का वे लाभ लें। उत्तर प्रदेश अपने आप में आपको न केवल एक बड़ा भारत अपने आप में मोटोजीपी जैसे इवेंट के लिए एक बड़ा मार्केट है, बल्कि यहां पर जो यंग जनरेशन है, दुनिया के अंदर सबसे यंग जनरेशन भारत के अंदर और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आपको मिलेगी। यह भी आपके लिए एक अवसर होगा अपने निवेश को आगे बढ़ाने के लिए। सीएम योगी ने 1-2 बार नहीं बल्कि 15 से ज्यादा बार नोएडा आकर उस मिथक को तोड़ा है जिससे कभी पुरानी सरकारें डरती थी। अगर सीएम योगी की नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक सक्रियता पर बात करें तो इससे प्रदेश की आर्थिक राजनीति को भी काफी फायदा हुआ है। निवेश से लेकर रोजगार तक की बारिश हुई है। सीएम योगी की सीधे समीक्षा होने पर कोई भी अधिकारी हावी नहीं हो पाया है। अच्छे अधिकारियों की तैनाती से लेकर कमिश्नरेट सिस्टम तक सबके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।